लिखो पॉइंट नंबर 7 में कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर लिखेंगे इसके अंदर। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर if their line segment is parallel irrespective of their direction, समझेंगे इसको। Two vectors are said to be collinear if their line segments are parallel irrespective to their direction. irrespective लिख लो कि irrespective। जैसे कोलिनियर पॉइंट सुना आपने, कोलिनियर पॉइंट का मतलब क्या होता है? ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन में हो। कोलिनियर पॉइंट का मतलब ऐसे पॉइंट जो एक ही लाइन में हो, है ना। और अगर इन्हीं कोलिनियर पॉइंट से दो वेक्टर बना दो आप, तो इसका मतलब जो कोलिनियर वेक्टर बनेंगे वो भी उसका बेस लाइन तो एक ही होगी ना, है ना। लेकिन डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है। जैसे मैं अगर एक बेस लाइन बनाता हूँ, सपोज ये कोई बेस लाइन है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में एक लाइन बनाई थी इनफाइनाइट लेंथ की, वो आपकी बेस लाइन है, उसी से सारे वेक्टर निकल रहे हैं कट कट करके, नहीं आया समझ में? तो ये आपकी बेस लाइन है। सपोज यहाँ पे आपने एक वेक्टर ये माना और एक वेक्टर आपका सपोज ये हो गया, ये आपका एक वेक्टर और ये आपका एक वेक्टर, दोनों कैसे हैं? कॉलिनियर है। अब देखो ये वाला वेक्टर जो है हो सकता है इनिशियल पॉइंट ये, टर्मिनल पॉइंट ये, लेकिन दूसरे वाले पॉइंट की अगर बात करो ना, दूसरा वाला वेक्टर की हो सकता है ये इनिशियल पॉइंट और ये टर्मिनल पॉइंट, या फिर ये इनिशियल पॉइंट और ये टर्मिनल, हो सकता है ये वेक्टर पूरा इतना बड़ा हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं आ समझ में? क्लियर है क्या? अगर दोनों की बेस लाइन सेम और डायरेक्शन का भी कोई पंगा नहीं, जैसे या तो ऐसा बन सकता है फोटो, या फिर ऐसा भी बन सकता है कि ऐसा और ऐसा, ये भी तो कोलिनियर वेक्टर हुए कि नहीं हुए, है ना। वो अलग बात है कि दोनों ऐसे भीड़ रहे हैं, समझ में आ रहा है? ठीक है ना, वो कोई उससे कोई पंगा नहीं। तो डायग्राम बना लो, ठीक है। नीचे लिखो कोलिनियर वेक्टर्स are also known as parallel vectors, क्या ये बात सही है? ये कोलिनियर वेक्टर जो है ना, पैरेलल भी तो हो सकते हैं, है ना। जैसे ये पैरेलल थे, हो सकता है ये इसके ऊपर ही गिरा हुआ हो, ऐसा इस तरीके से, है ना। तो कोलिनियर वेक्टर को पैरेलल वेक्टर भी कहते हैं। अब सुनना ध्यान से, जैसे सपोज आपके पास दो वेक्टर है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। जैसे मैं फोटो, पहले वाले फोटो की बात करूँ तो ये पहला वाला ए वेक्टर है आपके पास और दूसरा वाला कोई बी वेक्टर है, कोई दिक्कत नहीं। तो कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी क्या होगी पता है? ए वेक्टर इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। नहीं आया समझ में? या अगर मैं इसको पहले अच्छे से लिखूं तो अभी मैंने लिखा कि ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, क्योंकि कोलिनियर वेक्टर पैरेलल वेक्टर भी होते हैं। ये बात हालांकि पैरेलल वेक्टर में मेरे को बतानी थी, बट मैं उसमें स्किप करके यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है ना। तो अगर ए वेक्टर पैरेलल है बी वेक्टर के, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छी कंडीशन सिखा रहा हूँ आपको, याद रखनी है आपको। अगर ए वेक्टर पैरेलल है दूसरे वेक्टर बी वेक्टर के, इट इम्प्लाइज, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इफ इट इम्प्लाइज ए वेक्टर इज लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। और लेमडा क्या है यहाँ पे? कोई भी एक नंबर है, स्केलर है। देखो आप खुद ही समझो, ये आपका ए वेक्टर है, ठीक है। ये छोटा सा वेक्टर है कि नहीं है? या आप इसको ए वेक्टर बोल दो तो ज़्यादा अच्छा, बाद वाले को। ये ए वेक्टर है और ये सपोज बी वेक्टर है, तो क्या ये वाला वेक्टर इसका लेमडा टाइम्स है? दिख रहा है ना। या उल्टा भी बोल सकते हैं, बी वेक्टर बराबर लेमडा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर, एक ही बात है, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। आया समझ में? तो ये वाली बात लिख लेना। आप सुनना, एक मिनट ध्यान से सुनना। इफ लेमडा ग्रेटर देन 0, अगर लेमडा कैसा है? ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव, तो इनको हम कहते हैं लाइक वेक्टर्स। क्या कहते हैं हम इसको? लाइक वेक्टर्स। कोई दिक्कत? और अगर लेमडा नेगेटिव हुआ तो इसको हम क्या कहेंगे? बोलो ना, अरे बोलो, समझ में आ रहा है? कैसे समझ में आ रहा है? लाइक अनलाइक, लाइक का मतलब डायरेक्शन सेम और अनलाइक का मतलब डायरेक्शन अपोजिट। क्लियर है क्या? कॉपी करो इसको। अच्छा 7 के बाद लिखो पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 कोप्लेनर वेक्टर, कोप्लेनर वेक्टर्स या वेक्टर, ठीक है।
लिखो 2 और मोर वेक्टर्स, इफ लगा लेना आगे, इफ 2 और मोर वेक्टर्स आर लाई इन द सेम प्लेन, 2 or more vectors are lie in the same plane, then they are known as coplanar vector. Then they are known as coplanar vectors. ठीक है क्या? देखो इधर लिख लिया। सपोज ये आपका कोई प्लेन है, इसके अंदर आपके पास बहुत सारे वेक्टर है, इस प्लेन के अंदर बहुत सारे वेक्टर रखे हैं। सपोज ये कोई वेक्टर है, सपोज ये कोई वेक्टर है, सपोज ये कोई वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है। डायरेक्शन कैसी भी हो, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, हमें कोई लेना देना नहीं। ये सारे वेक्टर्स कैसे हैं? कोप्लेनर वेक्टर है। समझ में आया? जैसे कि फोटो देखो आप, ये आपके पास प्लेन है एक, इसके अंदर आपके पास ये सारे वेक्टर हैं। ये सब क्या है? ये सब वेक्टर्स हैं। ये सारे कैसे हैं? कोप्लेनर। क्यों? क्योंकि ये सारे प्लेन में है। जैसे कितने, 1 2 3 4 5 है ना। अगर मैं ये छठा वेक्टर अलग कर देता हूँ तो ये इसके साथ कोप्लेनर नहीं है, ये अलग हो गया। फिर समझ में आ रहा है? ये सारे कोप्लेनर। डायरेक्शन कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, चाहे वो को इनिशियल हो, चाहे इंटरसेक्टिंग हो, चाहे पैरेलल हो, कोई कोलिनियर हो, कोई लेना देना नहीं। कोप्लेनर का मतलब एक प्लेन के अंदर सारे वेक्टर। जैसे ये प्लेन है, ये बोर्ड एक प्लेन है, इसके अंदर मैंने बहुत सारे वेक्टर बना दिए। या इसको समझ लो, ये प्लेन है, इसमें मैंने बहुत सारे वेक्टर बना दिए। सारे कैसे हैं? कोप्लेनर। अच्छा, किसी भी प्लेन के परपेंडिकुलर आप कितने वेक्टर बना सकते हो? दो। याद आया? वहाँ पे लिखाया था मैंने कहीं पे, एक अपवर्ड डायरेक्शन में, एक डाउनवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? ठीक है ना? बढ़िया। चलो, तो ये कोप्लेनर वेक्टर की डेफिनेशन समझ में आ गई? ठीक है। चलो, इसके बाद अगला लिखेंगे पॉइंट नंबर 9, निगेटिव वेक्टर। निगेटिव वेक्टर लिखेंगे। 2 वेक्टर्स are known as negative vectors if their magnitude is same, but direction is opposite. Two vectors are said to be negative vectors if their magnitude are same but direction is opposite. क्लियर है क्या? ठीक है। नीचे लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके। फॉर एग्जाम्पल, निगेटिव वेक्टर ऑफ ए बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी ए वेक्टर। ये लिखने का तरीका होता है ना। नेगेटिव वेक्टर कैसे लिखेंगे हम लोग? उसकी डायरेक्शन बदल दो खाली। जैसे फॉर एग्जांपल, ये कोई ए बी वेक्टर है आपके पास, है ना। अगर मैं इस ए बी वेक्टर में लेंथ तो उतनी रखूंगा, बट ये ए और बी भी अपनी जगह, बट डायरेक्शन जैसे बदलूंगा ना, तो आगे माइनस लगाना पड़ेगा मेरे को। समझ में आया? तो कई बार मैं इस तरह की हरकतें करता रहूँगा। समझ जाना कि ये मैंने नेगेटिव वेक्टर लिखा है। समझ में आया? नहीं भैया, वेक्टर अब बी से ए की तरफ जा रहा है ना। देख, बी से ए की तरफ चल रहा है तो बी पहले लिखेगा, ए बाद में लिखा। एरो का मतलब समझ में आ रहा है? बी से ए की तरफ तू बढ़ रहा है। आ रहा है समझ में? अरे भैया, डायरेक्शन बदल गई ना, इसलिए। उसके रिस्पेक्ट में डायरेक्शन बना लो, ये फोटो बना लो। अच्छा, अगर डायरेक्शन अपोजिट और लेंथ की बात यहाँ पे इक्वल है, अगर लेंथ अनइक्वल हो गई, मतलब एक कोई इतनी लेंथ का, एक इतनी लेंथ का, लेकिन डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, तो ये दोनों वेक्टर कैसे हो जाएंगे? अनलाइक वेक्टर्स। याद आया? ठीक है, बढ़िया। चलो, अच्छा, मैं यहाँ से ऐसा भी लिख सकता हूँ कि ए बी वेक्टर प्लस बी ए वेक्टर इक्वल टू कितना? 0 वेक्टर। भैया 0 वेक्टर, सिंपल। 0 पे प्लस माइनस का इफेक्ट नहीं आता ना, उदासीन होता है, 0 न्यूट्रल होता है। समझ में आया? अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि पी क्यू वेक्टर प्लस क्यू पी वेक्टर, ये कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये ऑटोमेटिक समझ में आ रहा है कि क्यू पी के आगे माइनस लगा हुआ है। या ऐसा समझो कि इसको आप उधर ले जाओगे, नहीं आया समझ में? बोलो ना, सही है क्या? अच्छा, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि ए वेक्टर, ये कैसा वेक्टर है? सेम पॉइंट, जीरो वेक्टर। ये 0 वेक्टर है, यानी यहीं से शुरू होकर यहीं खत्म हो गया। ए से शुरू होकर ए पे खत्म हो गया, तो ये 0 वेक्टर है। समझ में आ रहा है? वहाँ पे सिंबल बताना रहे या कोई बात नहीं।
बट ये बात लिख लो, छोटी सी बात है, इसको कॉपी कर लो, फिर आगे चलते हैं। चले क्या? फटाफट कॉपी करो, पॉज करो, हेडिंग लिखो, हेडिंग लिखो कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी, कंडीशन फॉर कोलिनियरिटी। यानी ऑप्शंस मतलब क्वेश्चन आपके पास जो रहेंगे वो बोलेगा कि चेक द वेक्टर्स आर कोलिनियर और नॉट, ठीक है ना, चेक द वेक्टर्स आर कोलिनियर और नॉट, ऐसा वो पूछेगा आपसे। तो सुनना ध्यान से, क्या आपको पोजीशन वेक्टर समझ में आ गया? पोजीशन वेक्टर हमेशा किसके रेफरेंस में होता है? ओरिजिन, भूलना नहीं, बार बार याद दिलाऊंगा, ठीक है। तो अगर बाय द वे मैं मानता हूँ, देखो इसके अंदर लेट ए वेक्टर कॉमा बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, ये क्या है पता है? ये तीन कोई पॉइंट रहे होंगे, नहीं यहाँ समझ, जैसे कि इधर देखो, ये आपका ओरिजिन है, यहाँ पे ओरिजिन के रेस्पेक्ट में ए वेक्टर है, समझ में आया? ओ ए वेक्टर मतलब ए वेक्टर, नहीं यहाँ समझ में, ओ ए वेक्टर मतलब ओ ए का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर लिख दिया मैंने इधर साइड में, इसको मैंने ओ बी वेक्टर बोल दिया, सही है क्या? और ये ओ सी वेक्टर है, ठीक है। और मेरे को ए बी सी में कोलिनियरिटी की बात चेक करना है, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारे तरीके हैं चेक करने के, कितने तरीके? बहुत सारे तरीके, 3 से 4 तरीके हैं चेक करने के, ठीक है। तो देखो अगर आपके पास ये तीन कोई वेक्टर है, लेट ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर, तो सबसे पहली कंडीशन तो ये है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू 0। चेक करो आप, 3 पॉइंट से बनने वाले ट्राइंगल का एरिया अगर 0 है तो तीनों पॉइंट कैसे हो गए? एक ही लाइन में हो गए, एक ही लाइन में हो गए तो कॉलिनियर हो गए। तो पहला आप एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 कर सकते हो। थोड़ा सा टफ काम है ये एक वेक्टर के अंदर करना, इसलिए इसको हम लोग कम ही करते हैं, बट कंडीशन पता होनी चाहिए ना आपको। 4 ऑप्शन में अगर मिल गए तो फिर आपको पता होनी चाहिए। समझ में आ रहा है? ए आर मतलब एरिया और ये ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल 0। दूसरी बात ये ध्यान से सुनना कि दूसरी बात क्या, कोलिनियरिटी में अभी हमने पढ़ा कि ए, देखो इधर मैं इधर फोटो बनाता हूँ एक, सपोज ये आपका ए वेक्टर है, ये कौन है रास्ते में? बी वेक्टर, कहीं भी हो सकता है, ये डिस्टेंस कुछ भी हो सकती है, ठीक है। और ये कौन है यहाँ पे? सी वेक्टर, आपको कोलिनियर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन तो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल 0। दूसरी कंडीशन ये कि पहले मैं बनाता हूँ ए बी वेक्टर, क्या मैं ए बी वेक्टर बना सकता हूँ? बी का पोजीशन माइनस ए का पोजीशन, यानी बी माइनस ए। अगर ए बी वेक्टर मेरा लेमडा टाइम्स ऑफ कोई दूसरे वेक्टर का हो गया, नहीं आ समझ में, तो कोई भी वेक्टर ले लो, ए सी वेक्टर ले लेंगे। अगर ए बी वेक्टर मेरा लेमडा टाइम्स ऑफ ए सी वेक्टर हो गया तो इसका मतलब ये क्या है? तीनों कोलिनियर है। समझ में आ रहा है? इसमें तीनों शामिल है ना, ए बी और सी तीनों ही शामिल है। क्लियर है क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ और करके, ए बी का मतलब बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, बोलो इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। सोचो, ए सी का पोजीशन वेक्टर, सी का पोजीशन माइनस ए का पोजीशन। समझ में आ रहा है? तो दूसरी कंडीशन ये भी है। क्लियर है? तीसरी कंडीशन इसकी अगर आप देखोगे तो वो क्या होगी तीसरी कंडीशन? सोचो अब और क्या क्या सोच सकते हो इसमें आप। कौन सा एंगल? तीनों ना बीच में हाँ, अब देखो ये एंगल की बात छेड़ रहा है, तो चलो पॉइंट नंबर 3 पे जाने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि अगर आपके पास 2 वेक्टर है और दोनों वेक्टर कोलिनियर है, दोनों वेक्टर कैसे? जैसे ये वेक्टर है, ये इसका हेड है और ये टेल है, समझ में? ये मार्कर का जो केप है ना, ये हेड है, यानी एरो इधर है। दोनों वेक्टर आपके कैसे? कोलिनियर है और डायरेक्शन दोनों की सेम है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा। दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। आया समझ में? और अगर दोनों है तो कोलिनियर वेक्टर, लेकिन दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री होगा, यानी पाई होगा। तो ये बात आप चाहो तो डेंजर जोन में नोट करके लिख लो, लिख लो भैया, लिख लो। द एंगल बिटवीन 2 कोलिनियर वेक्टर्स, डेंजर जोन में लिख लो ऊपर जाके, द एंगल बिटवीन 2 कोलिनियर वेक्टर्स, the angle between 2 collinear vectors are either 0 degree or 180 डिग्री। समझ में आ गया? अच्छा, हो गया क्या? अब देखो इसमें पहली बात तो एरिया ट्राइंगल 0 हो गया। दूसरा हमने पैरेलल वाली कंडीशन या कोलिनियर वाली कंडीशन जो अभी हमने पढ़ी थी ना पिछले टॉपिक में, वो हमने पढ़ ली। तीसरी बात ये है, तीसरी बात क्या है, ध्यान से सुनना, कि अगर बाय द वे मैं आपसे बोलता हूँ, क्या बोलता हूँ कि मोड ऑफ ए बी, सुनना ध्यान से, कंडीशन ऑफ कोलिनियरिटी में मोड ऑफ ए बी, मोड ऑफ ए बी का मतलब ए बी की लेंथ, अगर ए बी की लेंथ और बी सी की लेंथ का सम
0 आ जाएगा। नहीं भैया, अगर AC के बराबर आ गया, ये टुकड़ा प्लस ये टुकड़ा इक्वल टू जो तीसरा वेक्टर अगर मैं लेता हूँ, ये वाला टुकड़ा, समझ में आ रहा है? यानी ये टुकड़े की लेंथ, ये टुकड़े की लेंथ का सम ये पूरी लेंथ के इक्वल हो जाए, तो इसका मतलब भी क्या होता है कि ये कॉलिनियर है। नहीं आया समझ में? 0 हो जाए। कहाँ से 0 हो जाए? थोड़ा तो सोच समझ के बोलो। अब वो नहीं AB plus BC is equal to minus AC लिख सकते हैं। अरे भैया वो ट्राइंगल ला में अभी पहुंचा ही नहीं हूँ, मैं तो लेंथ की बात कर रहा हूँ, समझ में आया? एक लास्ट पॉइंट और, थोड़ा सा ये टफ है समझने के लिए, लेकिन समझना कि अगर मैं AB वेक्टर की लाइन की इक्वेशन लिखूं, अभी आगे आएगा वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाली अगर लाइन की इक्वेशन लिखता हूं, तो ये AB लाइन है पूरी, ये आगे भी बढ़ सकती है ना। आगे अगर ये लाइन बढ़ी और इस पर पॉइंट C सेटिस्फाई कर गया, तो इसका मतलब ये तीनों कॉलिनियर हुए। तो एक पॉइंट और, फोर्थ पॉइंट है, इफ C वेक्टर इज सेटिस्फाइड, द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन AB, समझ में आया? तो इसका मतलब भी कॉलिनियर है। आपको जो सबसे ज्यादा काम में आएगा ना वो ये और ये आएगा, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट और फोर्थ बहुत रेयरली काम आएगा। आया समझ में? आपको सारे क्वेश्चन या तो इसी से बन जाएंगे या उससे बनेंगे। सिंपल है दोनों। क्या करना है? मैग्नीट्यूड निकाल के चेक करना है सम इसका इक्वल है या नहीं, बस खत्म। और इसमें क्या करना है? लेमडा टाइम्स, अभी मैंने एक करके बताया था ना क्वेश्चन छोटा, लेमडा टाइम्स चेक करना है, दैट्स इट। कॉपी करो इसको, लिखो हेडिंग एक और, कंडीशन फॉर पैरेलल ऑफ टू वेक्टर्स। देखो समझना अब इधर, देखो मैं कोई दो वेक्टर मानता हूं, लेट ए वेक्टर इक्वल टू A1 I कैप प्लस A2 J कैप प्लस A3 K कैप। ये लेट का मतलब समझ में आता है? अरे मैंने अपनी मर्जी से माने हैं, ऐसा मत सोचना कि ये कैसे आ गए, माने हैं मैंने B1 I कैप, B2 J कैप और B3 K कैप। और अगर सामने वाले ने बोल दिया कि चेक करके बताओ कि ए वेक्टर और बी वेक्टर पैरेलल है या नहीं है, तो पहला तो तरीका वही जो अभी कॉलिनियरिटी में सीखा, कॉलिनियर का मतलब पैरेलल, ए वेक्टर बराबर लेमडा बी वेक्टर। दूसरा तरीका जो और भी ज्यादा आसान है, इफ ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर देन A1 अपॉन B1 इक्वल टू A2 अपॉन B2 इक्वल टू A3 अपॉन, अगर आई कैप और आई कैप का रेशो बराबर है जे कैप के रेशो के और ये के कैप के रेशो के, तो इसका मतलब भी क्या होता है? दोनों वेक्टर पैरेलल है। आया समझ में? ये भी ज़्यादा आसान तरीका है, कॉपी कर लो इसको, आगे चलते। अच्छा आ जाओ, लिखो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइटल है बोर्ड एग्जाम पर्पज से, और बाकायदा एकदम जमा के लिखना। लिखेंगे हेडिंग वेक्टर एडिशन में ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लिखेंगे, इसके अंदर थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे, फिर डायग्राम से सीखेंगे हम लोग। लिखें इफ टू वेक्टर्स, नहीं इफ टू साइड्स, वेक्टर नहीं, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल representing two vectors followed by each other, then third side in opposite direction, represent their vector sum, लिखा? रिपीट करूं वापस से क्या? इफ टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल representing two vectors followed by each other, है ना? ये थर्ड साइड इन अपोजिट डायरेक्शन थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है। अब देखो समझना, आप जानते हो अभी हमने पोजीशन वेक्टर में ट्राइंगल ला पढ़ा है ना? वही वाली बात सिखाऊंगा मैं, सिंपल सा। सपोज आपके पास कोई एक वेक्टर है, ये कोई एक वेक्टर है, इस वेक्टर का ये टेल है और ये हेड है।
आपके पास एक वेक्टर और है ना, ये कोई एक वेक्टर है, ये कोई एक वेक्टर है, मेरे को इन दोनों को ऐड करना है, बीच में प्लस का साइन है, तो मैं क्या करूंगा, इस वेक्टर का ये टेल और ये हेड, इस वेक्टर को मैंने ऐसे रखा, इस वेक्टर के हेड पर मैं दूसरे वेक्टर की टेल रख दूंगा, रख दी मैंने टेल, और हेड ऊपर चला जाएगा, ठीक है क्या। तो मैं इसमें ऐसा कर रहा हूँ, थोड़ा सा इसको छोटा बना रहा हूँ, ठीक है, ये मैंने इस पर टेल रख के ऐसा बना दिया, कोई दिक्कत, ठीक है क्या। देखो इसको मैं ए बी बोल दूँ क्या, ये ए इसका इनिशियल पॉइंट, बी इसका टर्मिनल पॉइंट, और ये इसका इनिशियल पॉइंट हो जाएगा ना बी दूसरे वाले का, और ये सी उसका वो हो जाएगा टर्मिनल पॉइंट हो जाएगा। वापस से सीखो, ए बी में ए कौन है, पहले वाले वेक्टर का इनिशियल पॉइंट और ये टर्मिनल पॉइंट, ये बी सी वेक्टर में बी कौन है, दूसरे वेक्टर का इनिशियल और ये, तो आप देखोगे अच्छा ये डायरेक्शन ऐसे जा रही है, यहाँ हटा देता हूँ डायरेक्शन, ठीक है ना, और यहाँ भी मैं डायरेक्शन हटा के यहाँ लगा दूँ, कोई दिक्कत। आप देखोगे ए और सी को मिलाने वाली जो लाइन होगी ना, वो उसका रिजल्टेंट होगा, और रिजल्टेंट कैसा होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा, यानी ये ऐसे, तो वो ऐसे आना चाहिए था, बट उसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे अगर मैं ए बी वेक्टर को थोड़ी देर के लिए ए वेक्टर बोल देता हूँ, छोटा वाला ए वेक्टर, और बी सी वेक्टर को मैं थोड़ी देर के लिए बी वेक्टर बोल देता हूँ, बोल दूँ क्या, और इनका जो रिजल्टेंट होगा वो इन दोनों का क्या दिखाएगा, सम दिखाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। आया समझ में, ये डायरेक्शन प्लस ये डायरेक्शन बराबर वो वाली डायरेक्शन, सही है क्या। तो मैं इसको लिखूं, ए बी वेक्टर को मैंने ऐड किया किसके साथ, बी सी वेक्टर के, तो रिजल्टेंट क्या आया मेरे पास, ए सी वेक्टर या सी ए वेक्टर, ए सी वेक्टर आया कि नहीं आया, ए सी वेक्टर आया समझ में, ए से सी की तरफ। देखो इसमें डायरेक्शन का बहुत बड़ा रोल है, अगर आपने सी ए लिख दिया ना तो आप सी से ए यानी निगेटिव डायरेक्शन में चले जाओगे, फिर मैं लिखूंगा अगली बार, लेकिन अगली स्टेप में, बट ये पहले समझो कि हम ए से सी की तरफ जा रहे हैं, पहले ए से बी, फिर बी से सी, और फिर हम ए से सी गए, क्लियर है। क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू माइनस में सी ए वेक्टर, अरे ये क्या कर दिया, इसको क्या कहते हैं, चेंज इन डायरेक्शन, नेगेटिव, इसको कहते हैं निगेटिव वेक्टर, ये किसका निगेटिव वेक्टर है, एसी वेक्टर का, क्लियर है क्या। अच्छा डस्टर का है, तो देखो इधर, क्या मैं उधर से सी ए को इधर बुला लूं, बोलो, सी ए जैसे उधर से इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर इक्वल टू 0, कोई दिक्कत। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट फॉर दिस ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट, आप देखोगे साइक्लिक ऑर्डर में ट्राइंगल की जो साइड्स होती है ना, ए बी बी सी और सी ए, साइक्लिक ऑर्डर समझते हो ऐसे, उनका सम क्या होता है, हमेशा 0 होता है, याद रहेगा वेक्टर के अंदर, ठीक है। क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं और करके, ए बी वेक्टर कौन था, देखो ध्यान से देखो, ए वेक्टर था, दिख रहा है, ए बी वेक्टर ए वेक्टर, बी सी वेक्टर कौन है, और प्लस का सी ए वेक्टर, देखो सी ए वेक्टर कौन है, सी वेक्टर, नहीं आया समझ में, इक्वल टू कितना 0, अरे यहीं से लिख लो ना चाहो तो, सी ए वेक्टर आपका ये कहाँ गया, ए सी वेक्टर आपका सी वेक्टर था, नया समझ में, तो ये सी वेक्टर माइनस का हुआ यहाँ आके प्लस का हो गया, एक ही बात है क्या। तो वो कई बार बोलेगा प्रूव, वो बोलेगा क्वेश्चन कैसे बना सकता हो, बोलेगा कि या तो वो ऐसे बोलेगा कि राइट द ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, या फिर बोलेगा कि प्रूव दैट दिस, या फिर बोलेगा प्रूव दैट दिस, तो सबका मतलब यही सारी बातें जो हमने पढ़ी है अभी तक। 2 लाइनें लिखना है वो वाली, फोटो बनाना है, ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना, खत्म क्वेश्चन, 3 नंबर पक्के यहाँ से, क्लियर है, कॉपी करो इसको। देखो वेक्टर एडिशन में पहला हमने पढ़ लिया ट्राइंगल लॉ, दूसरा आएगा इसी के अंदर, लिखेंगे बी पॉइंट, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये भी पूछा जाता है एग्जाम में, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो दोनों ही इंपॉर्टेंट, बट दोनों ही अपने आप में अपनी अपनी जगह इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके अंदर थोड़ी सी थ्योरी लिखेंगे, लिखो, लिखेंगे इसके अंदर, इफ 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटिंग या रिप्रेजेंटेड, इफ 2 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड along the 2 adjacent sides of parallelogram, then their resultant is represented by, the diagonal of parallelogram
द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम थ्रू द कॉमन पॉइंट, थ्रू द कॉमन पॉइंट। ठीक है ना? अब समझे इसको, वो थ्योरेटिकल बातें तो ठीक है, ये इसलिए लिख रहे हैं कि ये आपको एग्जाम में नंबर दिलाएगा है। जैसे 3 नंबर का आया तो 1 नंबर इसका थ्योरी का, 1 नंबर डायग्राम का और 1 नंबर स्टेप लिखने का। ठीक है, अब देखो इधर, अदरवाइज मैं डायरेक्ट ही कर देता, डायरेक्ट समझने में कुछ दिक्कत नहीं है। देखो अब हमें पैरेललोग्राम बनाना है तो कैसे बनाएंगे, सुनना। मेरे पास एक वेक्टर ए वेक्टर है, ये इसका टेल, ये इसका हेड। दूसरा वेक्टर मेरे पास ये वाला वेक्टर है, कोई दिक्कत है इसमें? बोलो ना, ऐसे ही तो बनाया था पहले, इनको मेरे को ऐड करना था। तो अब की बार मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं डायरेक्शन को बीच में ही दे देता हूँ, ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, ये आपका ए बी वेक्टर है, ठीक है ना, और ये आपका कौन है, बी सी वेक्टर है। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ठीक है ना। उस बी सी वेक्टर यानी कि बी वेक्टर के पैरेलल, बी सी वेक्टर के पैरेलल, ऐसे इसके पैरेलल ये ऐसे जाएगा पूरा, यहाँ से एक वेक्टर ड्रॉ कर रहा हूँ इस तरीके से। इसके मैंने एक पैरेलल वेक्टर ड्रॉ कर दिया, ठीक है क्या, और इसके भी पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ कर दो, नहीं यहाँ समझ में, तो आपको एक क्या दिखाई देगा, आपको क्या दिखाई देगा, बोलो, एक पैरेललोग्राम दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? ठीक है ना, तो इस तरीके से पैरेललोग्राम बनाना है। उसके पैरेलल वेक्टर ये हो जाएगा, इसको मैं ए डी बोल दूँ क्या, ए बी सी, और ये डी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ध्यान रखना, डायरेक्शन जैसी बी से सी की है ना, वैसी ए से डी की होगी, डायरेक्शन सेम होगी। पैरेलल वेक्टर बोले तो लाइक वेक्टर आपको ड्रॉ करना है, लाइक पैरेलल वेक्टर, और ये इसके पैरेलल वेक्टर ये वेक्टर हो जाएगा। क्लियर है क्या? अब मैं क्या कर रहा हूँ, ए से सी को ज्वाइन कर रहा हूँ, ए से सी को ज्वाइन कर रहा हूँ। अब ये ऊपर वाला ढांचा भूल जाओ, वो तो पैरेललोग्राम बनाने में काम आ गया। आप नीचे वाला ट्राइंगल देखो, क्या ये अभी भी रिजल्टेंट वेक्टर है? याद है आपको, सी वेक्टर इक्वल टू क्या था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। बस ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन है, नहीं आया समझ में? ठीक है, अब बच्चे के मन में ये डाउट कि सर अगर मैंने बी से डी को मिला दिया तो फिर क्या होगा, तब मेरा वेक्टर क्या बनेगा, तब मेरा रिजल्टेंट क्या आएगा? तब रिजल्टेंट क्या आएगा, सुनना ध्यान से, तब रिजल्टेंट जो आएगा ना, वो आएगा सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। क्या आएगा, कैसे आएगा? देखो डायरेक्शन का खेल है, जैसे ट्राइंगल में डायरेक्शन कैसी थी, ये डायरेक्शन प्लस ये डायरेक्शन इक्वल टू ये रिजल्टेंट डायरेक्शन, और तीनों एक पॉइंट पे मिलते हैं, सही है क्या? अब अगर मैं ये वाले ट्राइंगल में बात करूं, जैसे इसमें तो बात हो ही गई है, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन, ये वाली जो डायरेक्शन है ना, इसको मैं ऐसे दिखा दूं क्या, ऐसे, अभी सही है ना? तो ये डायरेक्शन मिल गई। अब मैं अगर ये वाला ट्राइंगल लेता हूं तो सुनना ध्यान से, ये डायरेक्शन प्लस, या ऐसा सोचो कि ये डायरेक्शन प्लस ये डायरेक्शन इक्वल टू ये डायरेक्शन मिल रही है, लेकिन सुनना कुछ गड़बड़ हो गई इसमें। हाँ तो सर डायरेक्शन अलग है नहीं, डायरेक्शन हमारी कुछ अलग हो गई। कैसे अलग हो गई सर? बी की डायरेक्शन ही हो जा रही है, और एक क्या कहते हैं, डी और बी के बीच में जो सी वेक्टर रिजल्टेंट बन रहा है वो इधर आ रहा है, और ए बी के ऑपोजिट जा रहा है ना। हाँ वही, क्योंकि इसमें ऐसा है, देखो इसमें कैसा पता है, यहाँ से चल रहे हो अगर आप, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन यहाँ मिलनी चाहिए, बट इसकी डायरेक्शन ऐसे नहीं है, ऐसे है, तो मेरे को बी को पलटना पड़ेगा, माइनस बी करना पड़ेगा, नहीं आया समझ में? नेगेटिव करना पड़ेगा ना, आएगा समझ में? तो मेरा बी जैसी नेगेटिव होगा तो रिजल्टेंट क्या होगा, ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस ऑफ माइनस बी वेक्टर, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा इसका, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। आया क्या समझ में? तो पैरेललोग्राम में अब जब आप देखोगे, ये वाला डायगोनल ए प्लस बी होता है और ये वाला डायगोनल ए माइनस बी होता है। आया समझ में? और डायरेक्शन कैसी, ए से सी और डी से बी। आया समझ में? याद रहेगा? बना लो इसको सब लोग। NCERT एक्सरसाइज 9. ओके, माय मिस्टेक, 10.1 करें क्या बात। क्वेश्चन नंबर 1 देखें इधर, पहला ही क्वेश्चन देख के घबरा जाओगे, सर इसकी तो थ्योरी नहीं पढ़ाई हमको। देखो इधर, देखो इधर, इधर देखो, वो कह रहा है रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। पहले तो आपको डायरेक्शन का सेंस पता होना चाहिए कि डायरेक्शन कौन सी कहाँ होती है, पता है क्या आपको? थोड़ा बहुत पता है। इधर कौन सी, इधर, इधर और इधर। अच्छा ये नॉर्थ ऊपर होती है क्या? नहीं भैया, देखो इधर, ये ईस्ट, ये वेस्ट, नॉर्थ कहाँ होती है? नॉर्थ सामने होती है, सामने, दिस इज नॉर्थ। लेकिन मैं इधर देखो, लेकिन मैं बोर्ड पे ऐसे तो बाहर तो बना नहीं सकता ना, इसे मेरे को ऊपर दिखानी पड़ी। ये नॉर्थ होती है और पीछे वाली साउथ होती है, यही नहीं पता। अब इधर देखो, अच्छा ध्यान से सुनो, ये वाली डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ ईस्ट या ईस्ट नॉर्थ, एक ही बात है ना। अच्छा ये वाली नॉर्थ वेस्ट, ये वाली बहुत अच्छे, और ये
है ना। अब आपने को क्या चाहिए, ईस्ट ऑफ नॉर्थ चाहिए, तो ईस्ट ऑफ नॉर्थ में क्या चाहिए, 30 डिग्री पे 40 किलोमीटर। तो सपोज ये 30 डिग्री अंदाजे से बना दो, और सपोज ये लेंथ जो है आपकी 40 किलोमीटर की है, नहीं आया समझ में, तो 40 आएंगे 40 किलोमीटर, सही है क्या। अब मेरी बात सुनो, इसको एक स्केल पैमाने से काट दो, इसको इस 40 किलोमीटर को 10-10 के स्केल में काट दो क्या, ये एक यानी कि 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 40 किलोमीटर, ये 10-10 के स्केल में काट दो और लिख दो यहाँ पे, क्या लिखोगे यहाँ पे, ये एक टुकड़ा जो है 10 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर, 10 किलोमीटर। हाँ वो समझ गया ये दिखा दिया हमने ग्राफिकली, आया समझ में, खत्म क्वेश्चन। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2, बताओ क्लासीफाई द फॉलोइंग मेजर स्केलर एंड वेक्टर, ये बताना अपने को। पहला क्या, 10 किलो स्केलर लिखते चलना, उसमें एस, 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट वेक्टर है भैया, डायरेक्शन दे रहा है वो, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन दे रहा है, पहले में स्केलर, सेकंड में वेक्टर, थर्ड 40 डिग्री, मैंने कहीं लिखा था एंगल इज स्केलर है ना एग्जाम्पल में, बढ़िया स्केलर, थर्ड के बाद 40 वॉट स्केलर, क्या है ये, वॉट किसकी यूनिट होती है, हाँ। अगला 10 टू द पावर -19 कूलॉम स्केलर, क्योंकि चार्ज कौन सी डायरेक्शन में घूम रहा है ये नहीं दिया उसने, 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन की यूनिट होती है ना, ये वेक्टर हो गया, बहुत अच्छे। अगला, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो एकदम, बिल्कुल अफलातून जा रहे हो, सीबीएसई बोर्ड में टॉप कर लोगे, मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 4 नहीं, मैं करा देता हूँ, अरे इधर आओ, देखो डायग्राम बनाते ही समझ में आ जाएगा कि क्या है ये, चाहता क्या हमसे। क्वेश्चन नंबर 4 में वो चाहता है, इधर देखो, यहाँ पे एक ऐसे एरो बना रखा है उसने, फिर एक नीचे एरो बना रखा है, फिर एक एरो इस तरफ आ रहा है, फिर एक एरो ऊपर से नीचे आ रहा है इस तरीके से, और इसका नाम क्या है, डी वेक्टर, ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। ध्यान से सुनना, वो कह रहा है इन द फिगर आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर। नंबर 1 पे को इनिशियल वेक्टर की डेफिनेशन क्या होती है, ऐसे वेक्टर जिनका स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। अगर मैं यहाँ पे देखूँ कि सपोज ये कोई स्टार्टिंग पॉइंट है किसी वेक्टर का, तो यहाँ से एक तो ये वेक्टर बन रहा है और एक ये वेक्टर बन रहा है, नहीं आया समझ में। जैसे ये अगर कोई स्टार्टिंग पॉइंट लेते हो तो यहाँ से एक तो ये बन रहा है पर ये नहीं बन रहा है, क्योंकि ये तो वहाँ से ऊपर से नीचे बन रहा है, यानी ये कोई इनिशियल पॉइंट नहीं है। अच्छा ये भी नहीं है, ये इसका तो है लेकिन इसका नहीं है, तो को इनिशियल वेक्टर में कंपैरिजन नहीं हो पा रहा ना, सिर्फ इसी के करस्पॉन्डिंग हो रहा है। यानी ए वेक्टर और डी वेक्टर आपके कैसे वेक्टर हैं, क्यों, क्योंकि ये इस पॉइंट से बन रहा है, ऐसे और ऐसे, सही है क्या, सही है ना। कोई डाउट है, डाउट आ रहा था उसको, डरता हूं मैं उसके डाउट से। सेकंड है इक्वल। अच्छा, इक्वल वेक्टर का मतलब पैरेलल वेक्टर। अच्छा, इक्वल वेक्टर नहीं पढ़ा क्या हमने, अरे इक्वल वेक्टर भी पैरेलल की तरह ही होता है। देखो इक्वल वेक्टर क्या होता है पता है, ऐसे दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, सही है क्या। लिख लो चाहो तो ये डेफिनेशन, इसी में चाहो तो लिख लो, यहीं पे लिखो, 2 vectors are said to be equal vectors. 2 vectors are said to be equal vectors if their magnitude and direction both are same. दोनों सही होने चाहिए। अच्छा, ये तो पूरा इसने स्क्वायर बना के दिया है, हालांकि डायग्राम में दिख नहीं रहा है। सर आपने ऐसा बोला कि वो पॉइंट खाली कोइनिशियल होगा, आपने तो लाइन को लिखा है ए वेक्टर नहीं वेक्टर। हाँ तो क्वेश्चन पढ़ना, बीच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर कोइनिशियल। पॉइंट तो राइट, पॉइंट नहीं बताना भैया, क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन से 2 वेक्टर कोइनिशियल है, तो एक तो ये वेक्टर और एक ये वेक्टर, वेक्टर पूछ रहा है वो। सर वेक्टर तो वो भी हो गया ना, कौन हो गया भैया, राइट साइड वाला पॉइंट, ये वाला नहीं राइट साइड वाला ऊपर वाला पॉइंट भी वेक्टर हो गया। यहाँ से एक ही निकल रहा ना, 2 नहीं निकल रहे ना, 2 वेक्टर ये ऐसे होने चाहिए ना, कोई इनिशियल पॉइंट है ना, यहाँ से नहीं, ऐसे नहीं निकल रहे, एक उधर से कहीं और से निकल के यहाँ पहुँच रहा है और एक यहाँ से निकल रहा है, ऐसा है। सर वो बात तो मेरे को समझ में आया, पर जो आपने लिखा है ए वेक्टर, पर उसके तो 2 मीनिंग हो सकते हैं, लेफ्ट वाला पॉइंट भी होगा, राइट वाला पॉइंट भी होगा। अन्ना तू देख डायग्राम में एरो बना के दिया है भैया, तो बंद कर, समझ गया। इक्वल वेक्टर लिखा। अब बताओ इक्वल वेक्टर कौन कौन से, अच्छा देखो पहले इनको देखो, इसकी डायरेक्शन ऐसे, इसकी ऐसे, तो इक्वल कहाँ से हो गए भैया। अच्छा, इसकी डायरेक्शन नीचे और इसकी भी नीचे, तो बी और डी हुए कि नहीं हुए, बस ये 2 ही होंगे। क्या इनके मैग्नीट्यूड सेम दिखाई दे रहे हैं। मेरा डायग्राम थोड़ा सा गंदा बना है, इसमें एकदम उन्होंने परफेक्ट स्क्वायर बना के दिया है, सही है क्या। अगला लास्ट में क्या है, कोलिनियर बट नॉट इक्वल।
कोलिनियर बट नॉट इक्वल। अब बेटा देखो एक भी नहीं है वालों, इधर आ जाओ। बी होगा बी। देखो इधर कोलिनियर का मतलब या तो वो पैरेलल हो। यस अब देखो ये दोनों पैरेलल है कि नहीं है? Yes. हाँ है। क्यों? डायरेक्शन अलग है वो अलग बात है, बट है तो पैरेलल ना। क्या ये दोनों पैरेलल है? यस बोलो ना, यस है कि नहीं है? डायरेक्शन भी सेम है तो फिर वो नहीं होगा, ए और सी होगा ना सर। है ना, इक्वल नहीं चाहिए उसको, ये तो इक्वल हो गए बेचारे दोनों, ये हट जाएंगे फिर, तो फिर ये दोनों ही बचे, ए वेक्टर और सी वेक्टर। बहुत अच्छे, एक भी नहीं है। सर इक्वल से सर बोला मैग्नीट्यूड ना सर। हाँ तो मैग्नीट्यूड तो इक्वल आ रहा है। मैग्नीट्यूड, ये इसकी बात कर रहा ना थर्ड वाली, नॉट इक्वल बोला, नॉट इक्वल। मैग्नीट्यूड तो इक्वल आ रहा है। अबे डॉट इक्वल बोला है। अरे देख इधर देख, इसमें मेरे को वो वेक्टर ढूंढ के लिखने जो कोलिनियर तो है लेकिन इक्वल नहीं है, तो जो इक्वल है उनको काट दे इसमें से। अरे वैसे तो तेरे चारों आ रहे थे, बट जो इक्वल वेक्टर है वो हटा दे, तेरे को सिर्फ कोलिनियर चाहिए। आया समझ में? आंसर भी चाहो तो चेक कर लो पीछे, कोई इशू नहीं है मेरे को। चले क्वेश्चन नंबर 5, ट्रू और फॉल्स। बोलो, यही लिख दूँ? ट्रू और फॉल्स। हाँ, सत्य और असत्य बताना है अपने को। पहला वाला देखो, क्या ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर कोलिनियर होते हैं? हाँ होते हैं। डायरेक्शन अलग दे रखी है लेकिन है तो कोलिनियर ही ना। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि एक ए वेक्टर ऐसा है और एक ए वेक्टर माइनस का ऐसा है, क्या फ़र्क पड़ता है? डायरेक्शन अलग अलग है बट मैग्नीट्यूड सेम है, सही है, तो कोलिनियर हो गया। पहला ट्रू है। दूसरा, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड। नहीं, अभी यहाँ पे सीखा हमने, अनइक्वल हुए तो भी कोलिनियर हो सकते हैं, ये तो गलत है, फॉल्स। तीसरा, टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, ये तो गलत बात है, उसी का उल्टा बोल रहा है ना, बेवकूफ़ बना रहा है, ये भी फॉल्स है। लास्ट, टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल। डायरेक्शन की बात नहीं करी है इसने, इसलिए फॉल्स हो जाएगा। सही है क्या? बहुत अच्छे, बढ़िया। चलें क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2 में। देखो मैंने बोला था आपको 10.1 देखते ही खत्म हो जाएगी। 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट में ए पार्ट, वो कह रहा है कंप्यूट द मैग्नीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग। इनका मैग्नीट्यूड निकालना है। पहला वाला वेक्टर क्या है? ए वेक्टर बराबर आई के प्लस जे के प्लस के के। सही है क्या? इसका मॉड निकलवा सकते हैं मेरे को? अंडर रूट में, याद आया कुछ? लास्ट में दोनों क्या बात हो रही तुम दोनों में? क्या क्या कहना चाह रहा है ये? बोल रहा है ये ऊपर कैप नहीं होगा, ये तो इसमें नहीं है। मैंने आंसर दिया। घर पे टोपी है तेरे? घर पे ला के पिना देना उसको, ठंड लग रही होगी। बता आई का कोएफिशिएंट कितना है इसमें? तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा। जे का कोएफिशिएंट वो भी 1, तो 1 का स्क्वायर हो। ये स्क्वायर क्यों हो रहा है? कोई फॉर्मूला हमने पढ़ा है? भाई को डाउट आ सकता है। अच्छा, ये इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा। सही है क्या? क्या बाकी के कर लोगे आप? बी और सी घर पे कर लेना, बन जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैव सेम मैग्नीट्यूड। देखो इधर सेकंड वाले का, एक वेक्टर में ले लेता हूँ i प्लस जे प्लस के, इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कितना आएगा? निकाला फिर √3। अगर मैं एक वेक्टर बी वेक्टर लेता हूँ माइनस आई प्लस जे प्लस के, क्या इसका भी मैग्नीट्यूड √3 आएगा? क्या -1 का स्क्वायर का कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, स्क्वायर तो पॉजिटिव। क्या दोनों का सेम मैग्नीट्यूड है? लेकिन दोनों वेक्टर है अलग अलग, ये इसकी डायरेक्शन अलग जा रही है। क्लियर है क्या? तो ये आंसर हो जाए। आप अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हो ना, बुक में हो सकता है पीछे कुछ और आंसर हो, सबका अपना अपना दिमाग है। क्वेश्चन नंबर 3, राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। इधर देखो, पहला वेक्टर हो जाएगा i प्लस जे प्लस के, अपनी मर्जी से मान लूँ। सेकेंड वेक्टर बी वेक्टर बराबर 2i प्लस 2j प्लस 2k। डायरेक्शन तो सेम है बट मैग्नीट्यूड थोड़ा अलग है, क्या फर्क पड़ता है? सिंपल। अच्छा, एक और क्वेश्चन नंबर 4, ये ऐसे ही समझ लो डायरेक्ट आप। वो कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y सो दैट द वेक्टर आर इक्वल। 2ik प्लस 3jk किसके इक्वल है? xik प्लस yjk। अब देखो, दो वेक्टर इक्वल कब होते हैं? जब उनके कंपोनेंट बराबर हो। कंपोनेंट बराबर मतलब ये कंपोनेंट बराबर ये कंपोनेंट, कंपेयर करोगे तो x कितना 2, y कितना, कितना सिंपल है, खत्म। चलो फिलहाल अभी इतना सब कॉपी करो, फिर आगे की कुछ थोड़ी सी बातें और सीख के जाएंगे आज हम लोग। ठीक है, पॉज करो वीडियो को। किया, हेडिंग लिखो एडिशन ऑफ टू वेक्टर, या ऐसा लिखो सम ऑफ
टू वेक्टर्स। वेक्टर एडिशन से अलग है। हाँ अलग नहीं, इन द सेंस कि वहाँ पे तो हमने ज्योमेट्रिकली सीखा था, यहाँ पे हम प्रैक्टिकली सीखेंगे। मतलब हमारे क्वेश्चन तो हम ऐसे बनाएंगे ना, बार बार थोड़ी डायग्राम बनाने बैठेंगे। इधर देखो सिंपल सी बात है, एक वेक्टर लेता हूँ मैं, कौन सा वेक्टर ले लूँ, A1 i के, कोई भी वेक्टर ले लो अपनी मर्जी से, A1 A2 और A3 ले लूँ, बोलो। और एक वेक्टर B वेक्टर मान लेता हूँ मैं, B1 i के प्लस B2 j के प्लस B3 k के। कोई दिक्कत, बोलो। अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि A वेक्टर प्लस B वेक्टर मेरे को बताओ, तो इन दोनों को मेरे को जोड़ना है, कॉमन लेना आता, कॉमन लेना, ये इसके साथ कॉमन ले लेगा, तो अंदर क्या बचेगा, A1 प्लस B1 i के, ये जोड़ रहे हैं हम लोग इनको वेक्टर को, ये इसके साथ कॉमन ले लेगा, A2 प्लस B2 j के, ये जोड़ दिया हमने वेक्टर को, पता ही नहीं चला कौन सा ट्राइंगल ला, कौन सा पैरेललोग्राम, गया भाड़ में। वो तो सिर्फ थ्योरेटिकल था, हमें 3 नंबर दिलाने के लिए, ये हमें क्वेश्चन सॉल्व कराने में मदद करेगा। सही है क्या? सही है। अगर बाय द वे मैं आपसे पूछता हूँ डिफरेंस, इसी में डिफरेंस ऑफ टू वेक्टर्स, बता सकते हो आप मेरे को? A वेक्टर माइनस B वेक्टर अगर पूछूंगा तो क्या हो जाएगा, A1 माइनस B1, जिसमें से जो घटाना है वही ध्यान रखना है ना, उल्टा मत कर देना कि इसमें से इसको घटा दिया, वो तो वेक्टर बनाते टाइम करते हैं हम लोग। बने हुए वेक्टर को जोड़ना और घटाना सिंपल ऐसे होता है, ये होता है, ठीक है क्या? बोलो। अरे वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, पीछे से बोला है वो कुछ, सही है क्या? अच्छा, गुणा करते हैं वेक्टर का, गुणा इतना आसान नहीं, गुणा वाले प्रोडक्ट इतना आसान नहीं होता है, उसके लिए अलग फॉर्मूले होते हैं, समझ में आ रहा है? दिस इज नोन एज एलजेब्रा ऑफ वेक्टर। ये एलजेब्रा का अलग ही, मतलब वेक्टर का अलग ही चलता है सब कुछ, क्लियर है क्या? ठीक है, चलो, तो ये आ गया समझ में आपको? अच्छा, ये वाली थ्योरी लिखाऊं तो नहीं ना, टू वेक्टर्स अगर इक्वल होते हैं तो उनके कोएफिशिएंट या उनके कंपोनेंट बराबर होते हैं, ठीक है? सिंपल सी बच्चे जैसी बात है, कोई भी बता देगा। चले आगे, बोलो। देखो 10.2 में क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 चले क्या? क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, समझना इधर, फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट 2,1। एक वेक्टर का इनिशियल पॉइंट 2,1 है और उसका एंडिंग पॉइंट क्या है, बोलो? -5,7 है। ये इसको मैं ए भी नाम दे दूं क्या अपनी मर्जी से? अब वो कह रहा है वेक्टर कंपोनेंट और स्केलर कंपोनेंट दोनों बताओ। वेक्टर कंपोनेंट तो हमने पढ़ा है, पहले वेक्टर बनाते हैं। वेक्टर बनाना आता है आपको? ए बी वेक्टर, बी के कोऑर्डिनेट में से ए के कोऑर्डिनेट घटाओ और आई कैप जे कैप लगा दो। क्या इसमें तीसरा पॉइंट है? दोनों में नहीं है, यानी ये एक्स वाई प्लेन में बना हुआ वेक्टर है। तो वेक्टर बनेगा मेरा -5 -2 आई कैप प्लस 7 -1 जे कैप। कितना हो जाएगा वेक्टर प्रॉपर अगर लिखेंगे तो? -7 आई कैप प्लस का, अब देखो इसके स्केलर कंपोनेंट क्या हो जाएंगे इसके? बहुत अच्छे, स्केलर कंपोनेंट हो जाएगा -7,6। और अगर मैं वेक्टर कंपोनेंट बोलूंगा, वेक्टर कंपोनेंट वर्ड ही दिया ना उसने, हाँ, वेक्टर कंपोनेंट्स, ये क्या हो जाएंगे? -7 आई कैप कॉमा जे कैप, कॉमा लगाएंगे ना भैया कंपोनेंट लिखते टाइम। ये एक्स का कंपोनेंट, ये वाई का कंपोनेंट, जेड है ही नहीं इसलिए कॉमा लगाएंगे, प्लस क्यों लगाएंगे? खत्म बात, आया समझ में? बढ़िया। क्या आप किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर बना सकते हो? कैसे? उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना है। अरे सिंपल सी बात है। तो क्या क्वेश्चन नंबर 7 होमवर्क दे दूं क्या? या क्वेश्चन नंबर 6 देखो पहले, फाइंड द सम ऑफ द वेक्टर। अरे ये रहा, कर लोगे? क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर आई के प्लस जे के प्लस 2 के कैप। उसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बनाना है, यानी उसको उसके मैग्नीट्यूड से क्या करना है? क्या क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ो एक बार, फाइंड अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस विच हैज मैग्नीट्यूड 8 यूनिट, मतलब लैम्डा की जगह 8 लेके वो, ना, पहले इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना, इसके मॉड्यूलेट से डिवाइड करना, फिर दोनों तरफ 8 का मल्टीप्लाई कर देना। याद आया कुछ? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ पी क्यू वेक्टर वेयर पी एंड क्यू आर द पॉइंट रेस्पेक्टिवली। आपको पी और क्यू 2 पॉइंट दिए हैं, तो पहले तो वेक्टर बनाना पड़ेगा। कैसे? बाद माइनस पहला आई कैप, बाद माइनस पहला जे कैप, बाद माइनस पहला के कैप, वेक्टर बन गया। उसका मेरे को यूनिट वेक्टर निकालना है, तो उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड मार दो, सिंपल। क्वेश्चन नंबर 9, 4 गिवन वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर
फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए प्लस बी। आप क्या करोगे पता है, आपको ए वेक्टर दे रखा है, इधर देखो ए वेक्टर दे रखा है, बी वेक्टर दे रखा है, आपको पहले ए प्लस बी निकालना पड़ेगा। तो ए प्लस बी ऐसे निकाल लोगे, फिर ए प्लस बी का यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी ए प्लस बी का केप निकालना है आपको। तो क्या निकालोगे, ए प्लस बी अपॉन मॉड ए प्लस बी। नहीं आया समझ में? सिंपल सा फॉर्मूला है, उसी फॉर्मूले को मॉडिफाई करना है। आया समझ में? जैसा बोला है वैसा। अगर वो a माइनस बी निकलवाता तो ए माइनस बी सभी जगह माइनस। सिंपल। चलें आगे। तो 10 तक की बात हो गई। एक्सरसाइज 2 में बोलो क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट द वेक्टर्स आर कोलिनियर। कैसे शो करोगे? अब वो चार बोला है तो उसमें चार। क्या एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का लेमडा टाइम्स अगर आ गया तो आप देखो सेकंड वाले वेक्टर में से अगर 2 कॉमन ले लिया, हाँ तो हो जाएगा, नहीं होता सर वो डिवाइड कर देगा a1 बाय हाँ तो वो रेशियो कर लो बराबर। a1 बाय b1 a2 बाय b2। या आपको रेशियो याद है, वो रेशियो पैरेलल के लिए लिखा था ना, और मैंने आपको बोला पैरेलल और कोलिनियर की सेम कंडीशंस अप्लाई होती है हमारे लिए, तो रेशियो बराबर कर लेना। सही है क्या सर वो भी नहीं होगा ये पूरी। भैया? हो जाएगा, ट्राई कर लेना। 1/2 रेशियो है। मैं माइनस भी तो ये देख आई। अरे भाई भाई मेरे हो जाएगा। हो जाएगा। देख इधर रेशियो लिखना आता तेरे को। हो जाएगा। 2/-4 इक्वल टू माइनस का 3/6 इक्वल टू 4/-8। देख अब रेशियो देख तेरा कितना, 1/2 माइनस का रेशियो देख, माइनस का 1/2 रेशियो देख, माइनस का 1/2। क्या फर्क पड़ता है? रेशियो बराबर है, इसका मतलब पैरेलल भी और कॉलिनियर भी है। सही है। आगे के क्वेश्चंस के लिए अभी थ्योरी पढ़नी पड़ेगी आपको। ठीक है, क्लियर है? चलो पॉज करो वीडियो।